That's all it is. Information. Even a simulated experience or a dream. Simultaneous reality and fantasy. Any way you look at it. All the information that a person accumulates in a lifetime is just a drop in the bucket. बातो Ghost in the Shell 82 मिनट्स का एक ऐसा जापानीज मास्टरपीस है जिसको आपको अपनी लाइफ टाइम में एक बार जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। इस मूवी ने काफी हॉलीवुड डायरेक्टर्स, मूवीज और गेम्स को इंस्पायर किया है, जैसे कि टर्मिनेटर, एवतार, एक्स माकिना, वेस्ट वर्ल्ड, साइबरपंक 2077 और ऐसी बहुत सारी फ्रेंचाइजेस को इंस्पायर किया है इस मूवी ने। हम इस मूवी के काफी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे और इस वर्ल्ड की फिलोसफी और साइकोलॉजी को भी एक्सप्लोर करेंगे और इन सारी मूवमेंट्स का हमारी लाइफ पे और हमारे फ्यूचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। हम इस मूवी में उठाए हुए सवालों पे तो बात करेंगे ही और ये भी जानेंगे कि वो सवाल आए कहाँ से और मूवी से आपकी रियलिटी का क्या लेना देना है, वो भी डिस्कस करेंगे। इस मूवी के सारे सवाल, जवाब और थॉट्स मोटोको कुसानागी से ही स्टार्ट होते हैं और उसी पे आके खत्म हो जाते हैं। मोटोको कुसानागी एक साइबॉग है जो कि इतनी अच्छी तरीके से बिल्ड है कि कोई भी आम इंसान उसको अगर देखेगा तो वो उसे इंसान ही मानेगा। ये टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट एक असली इंसान के मसल्स, डीएनए, बोन स्ट्रक्चर और सारी चीजों को सेलुलर लेवल पे स्टडी करके रेप्लिकेट किया गया है और इससे एक नेचुरल बॉडी की परफेक्ट कॉपी बनाई गई। अगर हम बेसिक फंक्शनैलिटी के हिसाब से चलें तो मेजर का ब्रेन और एक आम इंसान का ब्रेन आइडेंटिकल है, बट एक मेजर डिफरेंस ये है कि मेजर का ब्रेन इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है जो उसकी गर्दन में 4 होल हैं उसके थ्रू, और बाकी सारे साइबॉर्ग्स या ऐसे इंसान जिन्होंने अपने अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करवाई हुई है उनसे बात भी कर सकते हैं इंटरनेट के अंदर। इस मॉडिफिकेशन के अलावा मेजर का ब्रेन उसके ओरिजिनल की परफेक्ट कॉपी है। अगर एक इंसान की कॉन्शियसनेस को कॉपी किया जा सकता है एंड रेप्लिकेट भी किया जा सकता है तो इससे एक बहुत ही डरावना सवाल पैदा होता है, क्या इंसान के अंदर आत्मा है? आत्मा जो इंसान के मरने के बाद ट्रांसेंड हो जाती है, किसी और बीइंग में चली जाती है, उसके होने पे शक और सवाल पैदा होता है, ये कि आत्मा है ही नहीं या आत्मा के होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और ये ख्याल बहुत ही डरावना है और ये सवाल मूवी मेजर कुसुनागे के थ्रू हमसे पूछती है और हमें दिखाती भी है। मेजर हर टाइम यही सोचती रहती है क्या वो एक यूनिक इंडिविजुअल है कि नहीं, क्योंकि उसका ब्रेन उसके ओरिजिनल की कॉपी है। घोस्ट इन द शेल के वर्ल्ड में कोई भी इंसान अगर अपनी बॉडी के साथ छेड़छाड़ करता है, मीनिंग कोई मॉडिफिकेशन करता है या अपने आप को साइबॉर्ग बना लेता है, तो उसको एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं माना जाता, और ये भी कि उसके पास आत्मा नहीं रही। अब अगर किसी साइबॉर्ग को या मॉडिफाइड ह्यूमन को ये लगता है कि उसके पास आत्मा है तो वो सिर्फ और सिर्फ यादें हैं, बट रियलिटी में क्या ये सब कुछ सच है? मूवी इन सारे सवालों का कोई जवाब नहीं देती, बट मूवीज के करेक्टर के थ्रू आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट जरूर देती है। बातों मेजर के सवालों का जवाब ऐसे देता है, बातों के हिसाब से मेजर के सारे सवाल बेकार हैं। अगर एक जीव के पास सोचने की और शक करने की कैपेबिलिटी है तो मेजर को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये फिलॉसफी रेने डेकार्ट ने भी बोली थी, आई थिंक देयरफॉर आई एम। इसका मतलब क्या है? अगर एक जीव देखने पे, सुनने पे, सूंघने पे, टेस्ट करने पे, टच करने पे विश्वास नहीं कर सकता, ये सारी चीजें उसको ये बिलीव नहीं करवाती कि वो एक यूनिक इंडिविजुअल है, तो उसकी कैपेबिलिटी सोचने की काफी है ये प्रूव करने के लिए कि वो एक यूनिक इंडिविजुअल है। बातों भी यही समझाना चाहता है कुसनागी को। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेजर का ब्रेन उसके असली ब्रेन की एक कॉपी है। अगर वो सोच सकती है, शक कर सकती है, तो इसका मतलब वो एक यूनिक इंडिविजुअल है। मेजर अपने डिसीजंस खुद ले सकती है और बाद में अपनी मेमोरी में डिसीजंस को रिकॉल करके सही गलत भी डिस्कस कर सकती है, तो ये काफी है ये समझने के लिए कि वो एक यूनिक इंडिविजुअल है। बातों की बातें मेजर के सवालों का थोड़ा जवाब देने की कोशिश तो करती है, बट घोस्ट इन द शेल आई थिंक देयरफॉर आई एम के खिलाफ एक आर्गुमेंट भी देता है। डाइविंग सीन के बाद वाला डिस्कशन, जब बातों और मेजर लाइफ को डिस्कस कर रहे होते हैं और कॉन्शियसनेस को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो मेजर की आवाज में कुछ बोला जाता है। वो आवाज साइबर ब्रेन के अंदर आती है, उसे मेजर नहीं बोलती, बट वो बातें बातों को भी सुनाई देती हैं और मेजर भी ये रियलाइज करती है कि ये बातें वो नहीं सोच रही। बातों सवाल भी उठाता है कि मेजर ने ये सब कुछ बोला कि नहीं, बट इससे पहले मेजर कोई जवाब दे पाए सीन कट हो जाता है। ये सीन हमें ये दिखाना चाहता है कि जो डायलॉग मेजर की आवाज में सुनाए गए वो मेजर के चॉइस से नहीं बोले गए थे, ना ही मेजर ने वो डायलॉग सोच के बोले थे, वो थॉट अपने आप ही बाहर आ गई थी। ये सीन रेने डेकार्ट की आई थिंक देयरफॉर आई एम की फिलॉसफी को काउंटर करता है, बट ये काउंटर आर्ग्यूमेंट सिर्फ इस मूवी में नहीं डिस्कस किया
गया। ये काफी सालों पहले फ्रेडरिक नीचा ने भी बोला था अपनी बुक के अंदर बियॉन्ड गुड एंड इविल, जो कि एक काफी अच्छी बुक है, आपको रीड करनी चाहिए। बियॉन्ड गुड एंड इविल पैराग्राफ 16 के अंदर एक कोटेशन है, फ्रॉम वेंस डिड आई गेट द नोशन ऑफ थिंकिंग, व्हाट गिव्स मी द राइट टू स्पीक ऑफ एन ईगो, इवन ऑफ एन ईगो एज कॉज, एंड फाइनली ऑफ एन ईगो एज अ कॉज ऑफ थॉट। इस कोट से फ्रेडरिक नीचा रेने डेकार्ट की आई थिंक देयरफॉर आई एम की फिलॉसफी को काउंटर करते हैं। रेने डेकार्ट को ये कॉन्फिडेंस है कि एक इंडिविजुअल सोचता है, एक ईगो सोचती है, बट वो ईगो आई कहां से? फ्रेडरिक नीचा ये समझाना चाह रहे हैं, क्या आपने एक आइडिया को सोचा या आइडिया आपकी सोच में आया? क्या आपकी कॉन्शियसनेस ने आइडिया को सोचा या आइडिया आपकी कॉन्शियसनेस में अपने आप आ गया? अगर आइडिया आपकी कॉन्शियसनेस में आया है तो आपकी सोच जो आपको एक यूनिक इंडिविजुअल बनाती है वो रियलिटी नहीं है। मेजर की सोचने की कैपेबिलिटी ये प्रूफ नहीं करती कि वो एक यूनिक इंडिविजुअल है और उसके पास घोस्ट है। ये सवाल मेमोरी से रिलेटेड भी उठाया गया है मूवी के अंदर। मेमोरी जो हर एक इंसान की यूनिक होती है, किसी भी एक इंडिविजुअल की मेमोरी दूसरे से नहीं मैच करती। वो मेमोरी सेट आपको एक यूनिक इंडिविजुअल बनाता है। इस आइडिया को भी चैलेंज किया गया है मूवी के अंदर। गार्बेज मैन वाले सीन में उस इंसान की मेमोरी के साथ छेड़छाड़ करी गई और उसको एक ऐसी फैमिली दी गई जो रियलिटी में उसके पास थी ही नहीं, और पपेट मास्टर ने उसकी मेमोरी के साथ खिलवाड़ करके उससे अपना काम करवाया। ये मूवी हमें एक ऐसे फ्यूचर के बारे में बताना चाहती है जिसमें इंसानी दिमाग को कॉपी भी किया जा सकता है और मॉडिफाई भी किया जा सकता है। एक कॉन्शियसनेस को और एक मेमोरी सेट को अगर रेप्लिकेट किया जा सकता है या मैनिपुलेट किया जा सकता है तो ये काफी डरावना सवाल और रियलिटी पैदा करता है हमारे लिए। ऐसा क्यों? जिन चीजों से हम अपने आप को जिंदा मानते हैं और एक यूनिक इंडिविजुअल मानते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करी जा सकती है, उनको रेप्लिकेट किया जा सकता है। इनसे आत्मा के होने या ना होने पर सवाल पैदा होता है, उसकी इंपॉर्टेंस पे सवाल पैदा होता है। वो सारी चीजें जो हमारी आत्मा के होने का सबूत देती हैं, हमारे ख्याल, हमारी मेमोरीज, उनको कंट्रोल किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये काफी डरावना है। ये मूवीज ये सारे क्वेश्चंस इसलिए उठा रही है ताकि हम अपनी रियलिटी पे सवाल उठाएं कि साइबॉर्ग ब्रेन की मेमोरीज, थॉट्स के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है और उनकी मेमोरीज को मैनिपुलेट किया जा सकता है। जिन मेमोरीज से एक इंसान यूनिक बनता है, इससे ये साबित हो जाता है कि आत्मा है ही नहीं। देयर इज नो गोस्ट इन द शेल। हम गोस्ट इन द शेल के अंदर जो साइबॉर्ग हैं उन्हीं के जैसे हैं। जैसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कॉन्शियसनेस बाइनरी होती है, सीरीज ऑफ वंस एंड जीरोस होते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस की इंफॉर्मेशन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए के अंदर है। जैसे कि प्रोजेक्ट 2501 पैदा हुआ इंटरनेट के वास्ट समुद्र के अंदर, इंसान भी लाखों साल पहले दुनिया के समुद्र से बाहर निकल के इवॉल्व हुई। ये सवाल की आत्मा है ही नहीं काफी डरावना है कि इंसान के पास कोई ऐसी यूनिक चीज नहीं है जिससे वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकता है एज अ यूनिक इंडिविजुअल। मूवी इस सवाल का जवाब देने की कोशिश भी करती है। मूवी के एंड में जब मेजर टाचिकोमा रोबोट से लड़ रही होती है प्रोजेक्ट 2501 की बॉडी को बचाने के लिए और उससे सवाल करना चाहती है कि वो असलियत में है कौन, एक ट्री का म्यूरल डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो ट्री ऑफ लाइफ कहलाया जाता है, जो कि काफी पुराने रिलीजन के अंदर इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये ट्री को डिस्ट्रॉय करके मूवी हमें एवोल्यूशन की तरफ ले जाना चाह रही है। हम पुरानी चीजों को भूलेंगे तभी नए की तरफ बढ़ेंगे। एक हायर लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस की तरफ कैसे जाया जाए, एक हायर लाइफ फॉर्म कैसे बना जाए। प्रोजेक्ट 2501 जब मेजर से पहली बार बात करता है तो वो ये सजेस्ट करता है कि वो दोनों अपनी कॉन्शियसनेस को मर्ज कर दे, क्योंकि मेजर के पास वो सारी चीजें हैं जो प्रोजेक्ट 2501 के पास नहीं है और प्रोजेक्ट 2501 के पास वो सारे जवाब हैं जो मेजर को चाहिए। उन दोनों की कॉन्शियसनेस मर्ज होने से एक हायर कॉन्शियस बीइंग का जन्म होगा जो ना ही पूरी तरीके से मेजर होगा और ना ही पूरी तरीके से प्रोजेक्ट 2501। तो ये हायर बीइंग होगा कौन? हर चीज का बैलेंस। हर रिलीजन के अंदर अर्थ, वाटर, एयर और फायर को बैलेंस में लाना ही लाइफ का मोटो होता है, उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन सब चीजों का बैलेंस होना हर रिलीजन में अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। हम इन चीजों को बैलेंस होता हुआ नहीं देख सकते, हमारी सोच इतनी ऊपर नहीं जाती, इसलिए मेजर को भी कॉन्शियसनेस मर्ज होते टाइम एक एंजल दिखाई देती है। जब मेजर और प्रोजेक्ट 2501 की कॉन्शियसनेस मर्ज होती है तो ये मूवी ये पोर्ट्रे करना चाहती है कि कैसे एक मैन और वुमेन यूनिफाई होते हैं, कैसे गुड एंड इवल अपने आप को बैलेंस करता है, कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव की यूनिफिकेशन होती है, कैसे हीरो और विलेन की स्टोरी बैलेंस्ड रहती है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कैसे एक मैन और मशीन फाइनली यूनिफाई होते हैं। ये सोचना कि ऐसा फ्यूचर में नहीं होगा, ये काफी चाइल्डिश थिंकिंग है। ये मैन एंड मशीन की यूनिफिकेशन या कॉन्शियसनेस की यूनिफिकेशन किस लेवल पे होगी, ये हम जैसे सीमित दिमाग वाले लोगों के लिए सोचना केपेबल नहीं
नहीं है। ये नेक्स्ट स्टेप है एवोल्यूशन का, बट हम उस हायर कॉन्शियस बीइंग की थॉट प्रोसेस को नहीं जान सकते कि वो कैसी होगी। मूवी के एंड में भी मेजर और प्रोजेक्ट 2501 की मर्ज्ड कॉन्शियसनेस जब एक नई बॉडी में आ जाती है तो उसके पास भी पूरी दुनिया होती है एक्सप्लोर करने के लिए, और हमें ये नहीं पता चलता कि उसका इफेक्ट मेजर पे क्या हुआ है, कितना परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल थिंकिंग मेजर की बची है उस कॉन्शियसनेस के अंदर, और वो हायर बीइंग एक नई दुनिया को एक्सप्लोर करने निकल जाता है जो पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन से भरी हुई होती है। सो दैट इज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये था मेरा गोस्ट इन द शेल मूवी का एनालिसिस। आप देख रहे थे, सुन रहे थे आई एम मैं हूँ समराय गांधी। बाय।